आ जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं जिंदा हूं लेकिन, हाँ दरवाजा डाल दे, ये कह रहा हूँ। अबे ये वाला दरवाजा बंद कर दे। हाँ बस, आवाज आ रही। विनय, अभिषेक, खानू, दीपक, सिद्धार्थ, रविंद्र, अजीत, सिद्धार्थ, आरती, ज्योति, गया, लोकेश, सूरज, लक्ष्मण, समायरा, विक्रमजीत, लोकेश, विनय, नेहा, रविंद्र, भास्कर, निकिता, रोहित, सुषमा, शिवप्रताप, कानू, रविंद्र, अमन, निधि, दीपक, जय श्री राम, राधा, कीर्ति। जय श्री राम मेरे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे बच्चों, अ, 2 क्लासें आपकी नहीं हुई, छुट्टी कर रखी थी। छुट्टी का कारण ये था कि उम्मीद मन में ये थी कि आप अपना रिवीजन कर लेंगे जो छूटा है। और अल्टीमेटली क्लास नोट्स मैं सोच रहा था फ्राइडे तक आ जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो किसी भी रूप में खराब हो या आपको 100% फायदा ना दे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो क्लास नोट्स थे वो आ रहे हैं, लेकिन अभी फिर से उसकी में कुछ एरर्स थी। वो एरर रिमूविंग प्रोग्राम हमने चला रखा है। तो मैं आपको हाथ जोड़कर उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ कि क्लास नोट्स अभी नहीं आए हैं। और थोड़ा वक्त लग रहा है उसमें, क्योंकि हम उसमें जो कुछ करेक्शन थी उसको करेक्शन को करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत जल्द वो आएंगे और बहुत अच्छी फॉर्मेट में आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बैच कब तक ख़त्म होगा? जब तक सांसें चलेंगी तब तक ख़त्म होगा। जिस दिन सांस खत्म उस दिन बैच खत्म। दूसरा, मैं आपको ये कह रहा था कि आपका एग्ज़ाम है सीपीयू का मई में। तो आप सब लोग, जो जो बच्चे सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, वो जैसे काम कर रहे हैं वैसे करते रहें। आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि एसएससी का अब लगातार 6 महीने एग्ज़ाम का टाइम आएगा। फिर सीएचएसएल का एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर सीजीएल का एग्ज़ाम आ जाएगा, एमटीएस का एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर इनके मीन्स के एग्ज़ाम आ जाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त लेवल पे तैयारी हो रही है और बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम होने वाले हैं जिनमें नंबर ऑफ़ पोस्टें बहुत ज़्यादा है। हाँ, है ना? तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है जी। एसएससी का ऐसा बेटा वेंडर चेंज हो गया है जो एग्ज़ाम पेपर तैयार करता है। और जो एग्ज़ाम पेपर तैयार करने वाला है वो पहले टीसीएसई पेपर लेता था और टीसीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था। अब क्या हुआ है कि वो सिनेरियो थोड़ा बदला है। और उस सिनेरियो बदलने की वजह से हुआ क्या है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली अथॉरिटी वो तो टीसीएस है, लेकिन जो एग्ज़ाम पेपर बनाने वाली अथॉरिटी वो डिफरेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना होगा कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे जो पढ़ाया जा रहा है ना? प्रैक्टिस अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, लेकिन बहुत अधिक रोल प्ले होगा कॉन्सेप्चुअल क्लासेस का जो हमने पढ़ा है, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो पहली कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि हम उस पूरे पोर्शन को तैयार करें, कॉन्सेप्चुअल को। दूसरा ये कि जीएस में जो सिर्फ पीवाईक्यू की बुक्स आती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि नया तरीके से पेपर सेट होगा। तो जीएस की तैयारी टीचर से करिए, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उसके क्लास नोट से पढ़िए, या हाईली कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, उसके फैक्ट्स पे जाइएगा, है ना? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जीएस बूस्टर से तैयारी करो, सो दैट आपको हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम से निजात मिल जाए। मेरे क्लास नोट्स मेरे प्यारे बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी उसमें गलतियां क्या कर रखी थी, टाइपिस्ट कोई पेज ऊपर नीचे कहीं पे भी कर दे रहा था और फिर बाद में आपको बड़ी नुकसान होता, दिक्कत होता। नहीं सुधांशु भाई, लाइक क्लास तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको अरेंज करने की, और उसमें करेक्शन रिमूव कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके साथ मिलेंगे उसमें आगे, और उसको बहुत अच्छे सिरे से आगे लेके चलेंगे। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों, बातों को विराम देते हैं और अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए, अब बुक की सेल कब तक आ जाएगी मेरे भाई? बुक तैयार तो हो क्लास नोट्स वाली, उसके बाद तो सेल आए। तो अब हम कोई भी इधर उधर की बात ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तू जिंदा हूँ लेकिन, अब कोई इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं। नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पोलिनोमियल, हिंदी में से कहते हैं बहुपद। देखिए यार, ये जो बहुपद है ये अपने आप में एक टॉपिक है, और इस टॉपिक से हर एग्जाम में लगभग 1 से 2 सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्ट होते हैं, और 1 से 2 ही सवाल इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बेहतरीन टॉपिक है, और इसकी एक वैल्यू है, उस वैल्यू को आपको ध्यान देना होगा। मेरे बच्चों, पोलिनोमियल होता क्या है, पहले तो इसको आराम से समझाता हूँ कि भाई जो पोली शब्द है, पोली शब्द का मतलब होता है बहु। बहु का मतलब होता है बहुत। बहुत को इंग्लिश में कहते हैं मैनी। पोली माने मैनी।
और जो नोमियल वर्ड है, नोमियल, इस नोमियल को हिंदी में कहते हैं पद और इंग्लिश में कहते हैं टर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पोलिनोमियल होता है वो बहुत सारी टर्म से मिलकर नाम बना हुआ है, इसी को हमने पोलिनोमियल नाम रखा हुआ है। अगर मैं इसके डेफिनेशन पे आपसे बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि पोलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं। पोलिनोमियल इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, नेमली पोली जिसका मतलब मीनिंग और नोमियल का मतलब टर्म्स है। ए पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी एक एल्जेब्रिक बीज गणितीय फलक की तरह है। ठीक है जी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट भी हैं, जिनमें बहुत सारे ऑपरेशन लगे होंगे, कहीं एडिशन का कहीं साइन होगा, कहीं मल्टीप्लिकेशन का होगा, कहीं सब्ट्रैक्शन का होगा। बस मेन चीज जो आपको समझने की है यहाँ से अभी के लिए वो ये कि जो भी पोलिनोमियल होगा जो उसकी पॉजिटिव इंटीजर्स पावर होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक घातांक होनी चाहिए, सकारात्मक पूर्णांक घातों का संचालन। तो मेरे प्यारे बच्चों, देसी भाषा में कहें तो पोलिनोमियल एक ऐसा संग्रह है जिसमें बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं और उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल आप पढ़ चुके हैं, जिनमें बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस ये सारी चीज़ें होती हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि जो भी पोलिनोमियल होगा उसमें जो पावर होंगी वो हर हाल में पॉजिटिव होनी चाहिए, और वो पावर हर हाल में हमारी इंटीजर भी होनी चाहिए। यानी इंटीजर भी होनी चाहिए, पूर्णांक में भी होनी चाहिए और पॉजिटिव भी होनी चाहिए, है ना। तो मेरा वो पोलिनोमियल कहलाता है। जैसे आप यहाँ एक एक्सप्रेशन देख रहे हैं, इसमें बड़े सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब चीजें डली, जैसे एक्स वेरिएबल है ना, और इनमें प्लस माइनस इनटू इस तरह के ऑपरेशन शामिल होते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है पोलिनोमियल। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि सर पोलिनोमियल क्या होता है। तो पोलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए मैंने 2x + 5 लिख दिया, तो ये मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक्स क्या है, इसके अंदर वेरिएबल है। हाँ जी। मैंने x² लिख दिया, इट इज ऑल्सो ए पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल है। लेकिन पोलिनोमियल की खास बात यह है कि इसकी जो पावर होती है वो हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होगी। पोलिनोमियल को अगर हमें बांटना हो नाम को, तो दो हिस्सों में बांटते हैं, एक मैनी और एक टर्म। टर्म का मतलब होता है जितने भी पार्ट उसके हैं, जैसे ये एक टर्म हुआ, ये दो टर्म हुआ, ये तीन टर्म हुआ, तो ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है टर्म। हाँ जी। अब भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोलिनोमियल, आपको बताना है इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है। विच वन ऑफ देम इज पोलिनोमियल। तो मेरे प्यारे बच्चों, पोलिनोमियल की जो घात होती है वो हमेशा ही इंटीजर होती है और पॉजिटिव होती है, जबकि रूट एक्स का मतलब x⁻1/2, तो ये मेरा पोलिनोमियल नहीं है, रूट एक्स नहीं है। क्यूब रूट एक्स ये भी नहीं, क्योंकि इसका मतलब है 4 गुना x⁻1/3। ये मेरे प्यारे जो पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ इंटीजर पावर है, इंटीजर पावर है तो कोई मतलब नहीं। पाई का मतलब कांस्टेंट हुआ। हाँ है ना। आइए बताइए इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, पोलिनोमियल वो होता है जिसकी इंटीग्रल पावर हो। जैसे ये इंटीग्रल पावर है, लेकिन यहां जो है इक्वेशन का साइन डाला हुआ है। जबकि आपको मैंने लिखा है कि पोलिनोमियल क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं होती, ध्यान रखना। मैं फिर से अपनी शब्दों को दो जी, रोहित भाई, गौरव भाई, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जबकि यहाँ इक्वेशन है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ ये भी गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि देखिए, x² + 1/x², आप ये बात तो खूबसूरती से जानते हो कि x² जब ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या आएगी, x⁻²। और हमने यही तो समझा है कि भाई आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, पावर पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में हो, तभी वो पोलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं। ये नहीं है सर, क्योंकि रूट एक्स का मतलब होता है x⁻1/2, और हमें पोलिनोमियल में पावर इंटीजर फॉर्म में चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें इंटीजर फॉर्म में है। ए केड़ी गल है पाजी, पीयूष की कहता जानते हो भाई। मैं जिंदा हूं लेकिन, ये 7 पे रूट है, ए पे नहीं भाई। करिए मेरे प्यारे बच्चों।
मेरे प्यारे बच्चों पहले वाला ठीक है, क्योंकि रूट 7 इंटू ए प्लस 5, तो यहाँ वेरिएबल की पावर इंटीजर है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ नहीं है, यहाँ 7 के पी के ऊपर रूट है, यहाँ पे भी नहीं। हाँ है ना, मैं जिंदा हूं लेकिन। मेरे दोस्तों मैंने आपको सिखाया पोलिनोमियल जो होता है उसमें कुछ चीजें समझाई। पोलिनोमियल का मतलब होता है मैनी और टर्म, यानी टर्म के रूप में भी पोली को जानना और मैनी के, यानी बहुत सारी टर्म का संग्रह होता है। अब हम एक एक चीज को डिफाइन करेंगे, पहले पोली डिफाइन किया, अब टर्म। मेरे प्यारे बच्चों जो टर्म होते हैं, पद होते हैं, उनमें क्या क्या उनके नाम होते हैं, कैसे कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिखा 5x² प्लस 3x प्लस 12x³ प्लस 9, ये। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली चीज होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? ऐसी टर्म इनमें से जिसके आगे वेरिएबल नहीं लगा होता, जैसे नो है, नो के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो मेरे प्यारे बच्चों मेरा कहलाता है कांस्टेंट। हाँ जी। अब है वेरिएबल, ये सारे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। ठीक है जी, जो एक्स की टर्म में हो, वाई की टर्म में हो, जेड की टर्म में, यानी जिसकी वैल्यू बदलती रहे। और एक होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो वेरिएबल होते हैं उसको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? कांस्टेंट टर्म से। तो जैसे एक्स को 3 से गुना किया हुआ था, 3 इसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 हो गया, एक्स क्यू का कोफिशिएंट 12 हो गया। तो ये मेरे बच्चे इसके कोफिशिएंट कहलाते हैं। ये कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट का मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, और वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड जिनकी वैल्यू हम रखते हैं कुछ। तो बताइए इनमें से कौन सा कांस्टेंट टर्म है? विच वन इज द कांस्टेंट टर्म इन इस पूरे एक्सप्रेशन में? कांस्टेंट टर्म कौन सी मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर ये 7 ऐसी टर्म है जिसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब आगे का मतलब पीछे इसके कुछ नहीं लगा हुआ। तो सर हम एक देसी भाषा में बात करें तो 7 को कांस्टेंट टर्म रिप्रेजेंट करा सकते हैं। हाँ है ना, मैं जिंदा हूं लेकिन। यहां क्या है सर? यहां 4 सर कांस्टेंट टर्म के रूप में लिखा जा सकता है। यहां क्या है सर? देखिए एक्स वेरिएबल है। हाउ मेनी टर्म्स इन द एक्सप्रेशन? कह रहा है इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है? तो 1 2 3 4, तो 4 टर्म है मेरे बच्चे। कहता है इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म। कहता है जी इस एक्सप्रेशन में द सेकंड टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की सेकंड टर्म क्या होगी? अभी कैसे डिफाइन होगी यही सेकंड टर्म थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। तो 6x³। जब भी पावर्स का खेल हो ना इसमें, तो पावर घटते क्रम में लिखना है। जैसे 4 पावर है तो उसका 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है जी, बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें बता रहा हूं। बताइए यहाँ सवाल में कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस टर्म। कहता है इसके अंदर x² का कोफिशिएंट बताओ। तो भाई x को x से गुना करेंगे x², x को 2 से करेंगे -2x, -1 को x से करा -x, और माइनस माइनस +2। तो मेरे बच्चे 2 3x आया +2। अब मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं है आगे, तो x² का कोफिशिएंट क्या लेना होगा मुझे? 1। तो ऑप्शन डी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। कह रहा है x² का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ x² का कोफिशिएंट π/6 है। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका कोफिशिएंट है। हाँ जी, हर छोटी से छोटी बात एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां सवाल में कह रहा है कि भाई ये बताओ x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा? तो आपको सबकी गुना नहीं करनी, आपने देखना कि किन को गुना करके x की पावर 4 आएगा। तो सर इसको इससे गुना करेंगे केवल तभी आएगा। तो x² को x² से करेंगे, x की पावर 4 है ना। बाकी सबको किसी से गुना करोगे, कहीं क्यूब बनेगा, कहीं स्क्वायर बनेगा, कहीं सिंगल, कहीं कांस्टेंट, लेकिन x की पावर 4 एक ही जगह आएगा। और इसके आगे कुछ नहीं आएगा तो कांस्टेंट टर्म होगी 1। तो मेरे प्यारे बच्चों x की पावर 4 का कोफिशिएंट जो होगा वो 1 होगा। x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा? 1। मैं जिंदा हूं लेकिन। व्हाट इज द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल? कहता है इस पॉलिनोमियल के सभी कोफिशिएंट का सम बताइए। तो 3, x का कोफिशिएंट 5। हाँ जी, और मेरे प्यारे बच्चों ये कांस्टेंट टर्म है, ये हुआ 4। समझ रहे हैं ना? अब इस कांस्टेंट को थोड़ा देर में और डिफाइन करूंगा। तो 3 5 8 और 4 12। आइए, कह रहा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल? तो 3 5 15, 15 चौको 60। बेसिकली कांस्टेंट को मैंने अभी डिफाइन करना है। जैसे मान लीजिए मैंने 4 लिखा है, तो 4 को भी तो मैं x की पावर 0 लिख सकता हूं। इसमें कहा मुझे दिक्कत है? क्यों? क्योंकि सर x की पावर 0 1 होती है, और 1 को 4 से गुना करोगे 4 आएगा। तो इसका मतलब हम ये हुआ कि चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना x की पावर 0। तो अब आप समझ जाओगे इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका 5, इसका 3, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। वरना मारिए गोली, थोड़ी देर में समझाऊं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पोलिनोमियल को डिफाइन करना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। पोलिनोमियल को टर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। देखिए मेरे बच्चे, अगर किसी पोलिनोमियल में एक ही टर्म हो, अगर मेरे दोस्तों किसी पोलिनोमियल में एक ही टर्म हो, केवल एक ही पद हो, किसी पोलिनोमियल में मेरे दोस्तों अगर एक ही पद हो, तो उसको हम कहते हैं क्या? मोनोमियल। उसका नाम है मेरे दोस्तों मोनोमियल, कहते हैं, एक पदी कहते हैं। देखिए ये जो बेसिक सवाल है,
एसएससी में इतने बेसिक तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी और स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां ये बेसिक सवाल पूछ सकता है। या एसएससी में भी कई बार ऐसा हो सकता है कि सवाल कई मुश्किल देते तो बीच में उसको लेवल करने के लिए ऐसा एक आसान सवाल भी आपसे पूछ लेता है आदर्श भाई, ठीक है। तो अगर हम टर्म के बेसिस पे बांटें तो अगर किसी पोलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। अगर मेरे बच्चे उसके अंदर दो टर्म है, अगर किसी पोलिनोमियल में दो टर्म है, दो पद है, दो पदों वाला बीजगणितीय व्यंजक है तो उसे हम द्विपद कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं, द्विपद कहते हैं। अगर मेरे बच्चे किसी पोलिनोमियल में तीन टर्म है, तीन पद हैं, तो इसे मेरे दोस्तों हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं, त्रिपद कहते हैं। ऐसे ही चार वाला, पांच वाला, लेकिन उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, बेसिक बात समझो। एक शब्द होता है मोनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक टर्म हो, एक टर्म, एक पद ये बोलते हैं, हिंदी में तो बड़ा साफ है। अगला होता है बाइनोमियल, नोमियल, जिसमें दो पद हो। फिर होता है ट्राइनोमियल, जिसमें तीन पद हो। फिर होता है क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, नोमियल, इसे मेरे बच्चे चार टर्म होती है ना। लेकिन इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस दो एक याद कर लो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है जी। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ नेम द पोलिनोमियल ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, बताओ ये जो नीचे पोलिनोमियल दिया हुआ है ये कैसा है। तो आप कहेंगे सर इसमें दो टर्म है, एक और एक दो, तो ये बाइनोमियल होगा। हाँ जी। व्हाट काइंड ऑफ पोलिनोमियल हैज थ्री टर्म्स, कहता है वह कौन सा बहुपद है जिसमें तीन पद होते हैं। तो आप कहेंगे ट्राइनोमियल, यानी टर्म के आधार पर बांटेंगे तो ट्राइनोमियल। कहता है बताओ इनमें से कौन सा बाइनोमियल है। तो मेरे बच्चे ये मोनोमियल है, ये तीन ट्राइनोमियल है, हाँ है ना। अब यहां आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, जब इन्हें गुना करेंगे ना तो ध्यान से देखना, गुना करते वक्त ये आ जाएगा 4 12 दूनी 24, 24 ABC। तो ये एक ही टर्म बन गई, जबकि आपको क्या चाहिए, बाइनोमियल। ये ट्राइनोमियल था, ये मोनोमियल था, हमें बाइनोमियल चाहिए थे, तो ये हो गया बाइनोमियल, क्योंकि ये दो टर्म अलग है, डिफाइन हो रहा है। ठीक है जी, हमें क्या चाहिए था मेरे दोस्तों, बाइनोमियल। अब बात करते हैं, एक शब्द होता है डिग्री। डिग्री, डिग्री को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, घात। और डिग्री को हिंदी में बोलते हैं घात। घात क्या होता है ध्यान से समझिए मेरे दोस्तों। अगर मान लीजिए मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा यहां 12x⁵ -13 x³ +7x +5, तो ये मेरे प्यारे बच्चों जो आपके सामने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये पोलिनोमियल कब कहलाएगा, पहली चीज जब इसमें जो वेरिएबल हो उसकी जो पावर हो वो पॉजिटिव हो, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो पॉजिटिव पावर हो तो उनमें जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को मेरे बच्चे हम कहते हैं डिग्री। इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब जिस पोलिनोमियल में मेरे दोस्तों सबसे बड़ी घातांक हो, उस घातांक को ही हम डिग्री बोलते हैं उस पोलिनोमियल के। हाँ जी, ठीक है भाई हृदय, देखता हूं मैं। आइए अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी पोलिनोमियल को हम बेसिस ऑफ डिग्री में बांटे, तो देखिए मेरे दोस्तों, अगर कोई पोलिनोमियल ऐसा है जो कांस्टेंट है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री होती है 0। जैसे मैंने सिर्फ 5 लिखा, मैं कहूं बताओ ये कौन सी पोलिनोमियल है, तो आप इसे कहेंगे कांस्टेंट टर्म है, तो इसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। और इसकी डिग्री 0 क्यों होती है, क्योंकि 5 को हम 5 गुना x⁴ लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या बना, 5 गुना 1 यानी 5 ही मतलब हुआ। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और अगर ये बात है मेरे दोस्तों तो इस बात को समझना, 5 गुना x⁴ इक्वल टू 5 है, 5 गुना x⁴ इक्वल टू 5 है, तो इसे मेरे दोस्तों हम क्या कहते हैं, सर इसे हम कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या कहते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 0 होगी। डिग्री क्या होगी, 0 होगी। अब एक चीज और भी ध्यान दीजिए, -3 क्या कांस्टेंट पोलिनोमियल है, बिल्कुल है सर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। सर -7/11 क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, बिल्कुल है। अच्छा इसमें हिंदी इंग्लिश में परेशान मत होना, जिस भाषा में पकड़ पाओ उस भाषा में पकड़ना, क्योंकि आपसे सवाल कॉन्सेप्चुअल पूछा जाएगा, है ना, तो उस पर फोकस करिए। मैं कहूं पाई है किसी चीज का कोफिशिएंट, सिर्फ पाई लिख रहा हूं, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है या नहीं, बिल्कुल है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब मैं सवाल बदल रहा हूं, अब मैं आपसे कह रहा हूं जीरो। जीरो क्या है, जीरो क्या है, जीरो क्या है। तो आप कहेंगे जीरो को सर हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कह देते हैं। नहीं बेटा, कांस्टेंट पोलिनोमियल के लिए जरूरी है कि उसकी डिग्री 0, लेकिन 0 को अगर मैं x⁵ से गुना करूंगा तो यू विल गेट 0। 0 को अगर मैं x⁵80 से गुना करूंगा स्टिल यू विल गेट 0।
सो यहां पे डिग्री 5 लिखूं, यहां डिग्री 80 लिखूं, कोई कहेगा इन्फिनाइट लिखूं, क्या लिखूं समझ ही नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए जीरो को एक अलग नाम दिया है और ये नाम है जीरो पोलिनोमियल। ध्यान देना, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। इसे हम कहते हैं शून्य बहुपद। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। फिर से समझाता हूं, हमने इसको नाम ही अलग दे दिया, जीरो पोलिनोमियल। देखिए कांस्टेंट, जीरो कांस्टेंट टर्म है, लेकिन पोलिनोमियल नहीं कहा जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री, ये डिग्री जीरो होनी चाहिए, लेकिन यहां कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं है, इसलिए इसकी डिग्री जीरो नहीं। जीरो को हमेशा ही जीरो पोलिनोमियल के नाम से याद रखा जाएगा, और इसकी जो डिग्री है, डिग्री होगी जीरो पोलिनोमियल की, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, इस पे 500% सवाल आएगा। ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। आप कहें क्यों आएगा सर इस पे 500%? क्योंकि इसे 500 टीचर भी गलत पढ़ा देते हैं, बच्चों की तो बात ही छोड़ो, और ये हाईली कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, आप गलती मत करना। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है, लेकिन जीरो पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है। गलत आंसर मत देना, ठीक है? नॉट डिफाइन होती है जीरो पोलिनोमियल की डिग्री। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? आ जाइए आपसे। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल अलग कहानी है, इसी को एक टुकड़ा और बांट लो, जीरो पोलिनोमियल अलग कहानी। सो डोंट मेक एनी कंफ्यूजन हियर। नेक्स्ट इज लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है जब किसी पोलिनोमियल की डिग्री एक होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं 5x जमा 7 या 3x, यहां आप देख रहे हो, या सिर्फ x, तो ये सारे के सारे वो पोलिनोमियल है जिनकी डिग्री 1 है, ठीक है जी। अगला आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक आपने नाम सुना है, देवघाती। देवघाती को हम कहते हैं जिसकी डिग्री 2, जैसे x² प्लस 5, सिर्फ x², ये सारी की सारी मेरे प्यारे बच्चों देवघातीय बहुपद कहलाते हैं, क्योंकि इनकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक पोलिनोमियल वो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनकी डिग्री 3 होती है, ठीक है जी। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री 4 होती है, बट लेट्स रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ओनली दीज 3 or 4 पार्ट्स। Most of the question will be asked from zero polynomial or constant polynomial on the basis of concept. So be very much clear on that. बताइए दोस्तों, छांट के बताइए कि ये कौन सा पोलिनोमियल है। तो आप कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ये कौन सा पी वेरिएबल है? तो लीनियर पोलिनोमियल है। ये पावर 2 है तो डिग्री वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहां पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहां पावर 2 चल रहा है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ये लीनियर पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ध्यान रखना भाई, यानी पावर के आधार पे बांट दो। यहां बच्चे सारे फंसेंगे और जबरदस्त लेवल पे फंसेंगे। ये पेपर का क्वेश्चन है एज इट इज एसएससी का। पूछा डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? मेरे दोस्तों ये जो शब्द है, जब भी ये दोनों साथ आए तो समझ जाना कोई लोचा करेगा पेपर में, और वो लोचा इतना शानदार होना चाहिए आपके दिमाग में कि वो बने ही ना। शून्य बहुपद, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। शून्य बहुपद, तो इसकी जो डिग्री होती है मेरे प्यारे बच्चों क्या होनी चाहिए? नॉट डिफाइन। क्या होनी चाहिए? नॉट डिफाइन। गलती से भी गलती मत कर देना है, एक नंबर का सवाल रखा हुआ है। 18 डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, और अगला क्या? डिग्री जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ये जो शब्द है ना, जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल, ये अलग कहानी है, इसको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल अलग चीज है, जीरो पोलिनोमियल अलग चीज है, जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल अलग चीज है, इसको थोड़ी देर में समझाऊंगा। आइए, निम्नलिखित के बहुपद की घात और नाम लिखिए। मेरे बच्चे ये क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल 6। तो ये बताओ इसकी डिग्री क्या लिखूंगा? जीरो, क्योंकि कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है, और ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ये इसकी डिग्री 3 है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसकी डिग्री 1 है, लीनियर पोलिनोमियल। इसकी डिग्री 4 है, ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसकी डिग्री 3 है मेरे दोस्तों, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल। इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर पोलिनोमियल। शब्द इतने साफ सुंदर और क्लियर होने चाहिए हमारे दिमाग में कि मजा आए। मैं जिंदा हूं लेकिन, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। क्या होता है जी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल? आपको मैं एक पोलिनोमियल दे रहा हूं, देखिए पोलिनोमियल को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये पोलिनोमियल हो गया, जैसे मान लीजिए 5x² प्लस 3x, ये पोलिनोमियल। कोई इसे ऐसे डिफाइन कर देगा। अगर मान लीजिए यहाँ वेरिएबल t है, 17t³ माइनस 13t², अगर वेरिएबल t है तो यहाँ t लिखा जाएगा।
यहां कुछ भी लिखा जा सकता है, एफ पी, मतलब ये ब्रैकेट डाल के कि ये पोलिनोमियल है और यहां एक्स है। हाँ जी। अब मेरे दोस्तों मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताइए ये कौन सी पोलिनोमियल है। मेरे दोस्तों ये बताइए कौन सी पोलिनोमियल है जो अब लिखी हुआ। तो आप कहेंगे सर वहां डिग्री देखनी होगी क्या है, और डिग्री क्या थी सर, दो, और अगर डिग्री दो है तो इसका मतलब सर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब मैं क्या कहना जा रहा हूं वो समझिए ध्यान से। मैं अब आपको ये कहने जा रहा हूं मेरे दोस्तों कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अब मैं ये कह रहा हूं इफ x इक्वल टू -1 देन द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल या ऑफ एफ एक्स, इसे हम कहते हैं किसी पोलिनोमियल की वैल्यू निकालना। तो यहां x की वैल्यू -1 रखा है तो यहां -1 रख दो। तो -1 का स्क्वायर +2 -1 +17, 1 -2 +17, 17 और 1 18, 18 में 2 गया 16। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है ना। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मैं बात कर ले। यहां तक बात आगे समझे। इसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब एक शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसे हम कहते हैं, पहले इसी को समझ लेते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल और x की वैल्यू 1 लें तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, और x की वैल्यू -3 ले लें तो इस पॉलिनोमियल का मान क्या होगा। तो जैसे 1 है तो 1 रख देते हैं यहाँ, x की जगह 1 रखेंगे तो भाई 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1, आंसर 3 है। और x की जगह -3 लेंगे, -3 का वर्ग 9, -3 जमा 1 7। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 3 और 7, 3 और 7। तो मेरे प्यारे बच्चों पोलिनोमियल का जो उत्तर आया वो 3 और 7 है। किसी भाई ने कोई लोड है थे दिक्कत है तो 10,000 में। ऐसे ही मेरे बच्चे यहाँ y की वैल्यू -2, तो ये सब आप कर लेंगे। यहाँ पूछ रहा है x की वैल्यू 2 ले लें 3 ले लें, यहाँ पूछ रहा है कि x की वैल्यू -1 रखें तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। आइए मेरे दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं जीरो रूट्स सॉल्यूशन ऑफ ए पोलिनोमियल। ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत जबरदस्त हिस्सा है इस टॉपिक का, ध्यान से देखिए। मैं कह रहा हूं जीरो रूट्स सॉल्यूशन ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरो को हिंदी में कहते हैं शून्य, शून्यांक। रूट्स को बोलते हैं मूल, और सॉल्यूशन को बोलते हैं हल ऑफ बहुपद। तो हिंदी में कहेंगे बहुपद का शून्यांक मूल या हल, बहुपद का शून्यांक मूल या हल। ध्यान देना मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों ध्यान से समझिए इसका अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है कि भैया मान लीजिए ये कोई पोलिनोमियल रखे x - 45। मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ जीरो, बड़े ध्यान से समझना, एक ही सवाल में सब कुछ क्लियर करा दूंगा, जीरो या रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ पी एफ एक्स। मैं आपसे पूछ रहा हूं जीरो रूट सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स, कि भाई ये जो पोलिनोमियल है इसका जीरो निकालो, रूट्स निकालो या सॉल्यूशन निकालो। तो बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनना कि इसका अर्थ क्या है। मेरे प्यारे बच्चों इस बात का अर्थ ये है कि भाई जो आपके सामने ये पोलिनोमियल लिखा हुआ है, इस पोलिनोमियल में एक्स की क्या वैल्यू रखी जाए कि इसका उत्तर जीरो आ जाए। दैट इज द बेस मीनिंग ऑफ जीरो रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल। कि भाई यहां एक्स की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये वैल्यू जीरो ला दे। तो आप कहेंगे सर जीरो लाना है ना तो 5x - 45 को बराबर जीरो रखो। रख दिया सर, 5x यहीं रखो, 45 उधर ले जाओ। एक्स की वैल्यू निकल के आ गई मेरे भाई, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 9। तो मेरे प्यारे बच्चों इस पोलिनोमियल का जो जीरो रूट्स या सॉल्यूशन है वो क्या आया 9। 9 को ही हम जीरो रूट्स या सॉल्यूशन कहेंगे। इसका मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसपे वो पोलिनोमियल जीरो उत्तर लाके दे दे, दैट इज कॉल्ड जीरो सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने इसको डिफाइन किया है, बट डू नॉट गेट। अभी सवाल पे आता है, पूछा कि भैया इनका शून्यांक निकाल के बताइए। देखिए
इस चैप्टर में आपको जीरो लिखा मिलेगा। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तो वहां रूट्स लिखा मिलेगा, क्यूबिक लिखे देखोगे वहां सॉल्यूशन लिखा मिलेगा। तो तीनों का मतलब है कि घबराना नहीं। कह रहा जी एक्स की क्या वैल्यू लें, तो इसको जीरो रखोगे एक्स की वैल्यू निकालोगे, इसे जीरो रखोगे एक्स की वैल्यू निकालोगे, इसे जीरो के इक्वल रखोगे टी की वैल्यू आएगा, इसे जीरो के इक्वल रखोगे वाई की वैल्यू आ जाएगी। और जो एक्स वाई टी एक्स इनकी जो वैल्यू आएगी, दीज आर कॉल्ड, मेरे प्यारे बच्चों निरंजन भाई, ये वैल्यू उसकी जीरो कहलाएंगे। बताइए अब सवाल में ये कह रहा है क्या कि भैया x इक्वल टू -1/2 जो है इस पोलिनोमियल का जीरो है। यानी कौन सी पोलिनोमियल सर, पी एक्स, दैट पोलिनोमियल इज 8x³ -ax² -x+2। बहुत सुंदर चीज। अब कह रहा है कि जब x की वैल्यू -1/2 रखो, क्योंकि यही उसका सॉल्यूशन है, रूट्स है, जीरो है, तो x की जब ये वैल्यू रखोगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, जीरो। तो रख देता है ये, x की जगह -1/2 पुट करता है, तो 8 x की जगह -1/2 का क्यूब, x की जगह -1/2 का स्क्वायर, x की जगह -1/2 +2, इसको मेरे दोस्तों इक्वल टू रख देते हैं जीरो के। तो देखिए 8 माइनस आगे आ जाएगा 2 का क्यूब, 8 8 से 8 कटा -1, 1/4 -a/4। अब मेरे पेरे बच्चे आएगा +1/2 +2 इक्वल टू जीरो। 2 दूनी 4 और 1 5/2, ठीक है जी, 5/2 इक्वल टू जीरो। अब मेरे दोस्तों क्या होगा, अब आपको वैल्यू निकालनी है ए की। तो देखो यार ये -a/4 उधर ले जाएंगे और -1 जमा 5/2 सोल्व करेंगे। भाई 2 एकम 2 माइनस का 5 में से 2 गया 3/2। तो मेरे दोस्तों यू विल गेट a/4 जो है गया होगा वो 3/2 आएगा। 2 से काटेंगे 2 तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6। यही मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर है, यही उसने पूछा था। यानी उसने किया क्या, आपको ये कह दिया कि अगर x की वैल्यू ये है तो a की वैल्यू बताओ, और साथ में ये कह रहा है कि भाई ये x, ये जो -1/2 है ये इसका सॉल्यूशन है, रूट्स है, जीरोस है। शब्दों को हर बार अपने मन में बोलते रहना जब भी सवाल सोल्व करोगे, उससे क्या होगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जीरो, रूट्स, सॉल्यूशन, तीनों ही शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी का भी मतलब एक। बताइए भाई, देखिए यहां कितने प्यार से खेल गया आपके साथ। कह रहा है 0 और -1 जो है इस इक्वेशन के रूट्स है, मतलब इस एक्सप्रेशन के पोलिनोमियल के रूट्स है, के मूल है। मैं जिंदा हूं, बताओ मेरे भाई। देखिए मेरे दोस्तों, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, ये बताओ। तो भाई इक्वेशन ना पोलिनोमियल क्या है, fx, वो है भाई 2x³ -3x² +ax +b। अब मेरे दोस्तों पहली बात तो ये कि जब आप x रखोगे, x की वैल्यू 0 लोगे, तो भैया नियम ये है कि x की जगह 0 लिखोगे तो ये आएगा 0, ये भी आएगा 0, प्लस में x की जगह 0 लोगे तो ये भी 0, और ये आ जाएगा +b और इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इसका रूट है, तो यहां से निकल के आया कि b की वैल्यू 0 है। अब कह रहा है कि भैया x की वैल्यू -1 भी है, तो -1 का क्यूब माइनस, तो -2 आया, -1 का स्क्वायर +1 तो -3 ही आया, -1 -a और +b, ये भी 0 आना चाहिए। और मजे की बात ये आप जानते हैं कि b की वैल्यू क्या आ गई, 0, ऊपर सोल्व कर दिया। तो a को उधर ले आओ, इधर ले आओ, जो मर्जी कर लो यार, -a, 3 और 2 5 उधर जाएगा प्लस का, तो a की वैल्यू आई -5। तो मेरे भाई a की वैल्यू -5 तो b की वैल्यू 0। मैं जिंदा हूं लेकिन, रवि भाई कह रहा है सर आप बहुत ही स्लो पढ़ाते हो, तभी तो कहा भाई रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया करो, इन्हीं क्लासेस की रिकॉर्डेड भी रहता है, उसको 2x 3x पे जो भी मैक्सिमम स्पीड है उस पर ले जाओ और देख लो यार। मेरी पढ़ाने की स्पीड स्लो है ये मैं जानता हूँ भाई। ऐसे ही इन सवालों को कर लेंगे, कह रहा है 2 और 0 रखने पे कुछ कमाल हो जाएगा, तो आप कर लेना। अब जैसे पूछ रहा फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, कहता है इस बहुपद का शून्यांक ज्ञात करिए, तो ax का, और a 0 नहीं है, तो भाई ax को 0 के इक्वल लेंगे, तो a गुना x है। हाँ जी, अब या तो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 तभी आएगा जब ये 0 हो, या इसकी वैल्यू कुछ भी हो, ए बी सी डी 5 6 7 8 कुछ भी, तब। लेकिन a 0 नहीं है ऐसा सवाल ने कहा है, ऐसा सवाल ने कहा है, कहां कहां है सर, ये देखिए ना सर, a 0 नहीं है ऐसा सवाल बोल गया। अगर a 0 नहीं है मेरे दोस्त,
तो फिर सर x जीरो रहा होगा, क्योंकि a जीरो नहीं है तो जीरो को किसी से गुना किया जीरो। तो इसका मतलब x की वैल्यू जीरो लेने पे ये जो पोलिनोमियल है इसका शून्यांक निकल जाएगा। तो x की वैल्यू जीरो लेने पे भाई इस सवाल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक साथ लेके समझाऊंगा रूट निकालने। इसको मार दो गोली। अभी इस पे आ जाओ। अभी पीछे एक सवाल छोड़ के आए थे हम। मैं छोड़ आया हूँ गलियां। आ जी। अब आ जाइए इस पे। बताइए मेरे दोस्तों, कोई भी वास्तविक संख्या जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल बताइए। देखिए मेरे दोस्तों, बहुत ही गजब का सवाल है, ध्यान दीजिए। कह रहा है जीरो ऑफ दी जीरो पोलिनोमियल। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जीरो पोलिनोमियल होता क्या है। तो सर जीरो पोलिनोमियल का मतलब होता है जीरो गुना कोई वेरिएबल एक्स रेज टू पावर 10। सर इसकी डिग्री क्या होती है? सर इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। नॉट डिफाइन होती है पहली चीज। तो सर ये बताओ कि सवाल में वो ये पूछ रहा है कि भैया कोई पोलिनोमियल है जीरो पोलिनोमियल, तो जीरो पोलिनोमियल को ऐसे लिख देते हैं यार, क्या बुराई है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताओ एक्स की क्या वैल्यू रखें कि इसका आंसर जीरो आ जाए। आप कहेंगे सर एक्स की जो मर्जी वैल्यू रख लो, आप एक्स की जो मर्जी वैल्यू रख दो, जीरो से गुना करोगे आंसर जीरो ही आएगा। हाँ है ना? आप एक्स की वैल्यू एक रख दो, माइनस एक रख दो, माइनस दो बटे तीन रख दो, प्लस चार बटे पांच, कुछ भी रख दो सर जीरो ही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट आंसर। कि कोई भी रियल वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री जो है मेरे बच्चे वो नॉट डिफाइन है। जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन है। बहुत सारी जगह जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल को भी नॉट डिफाइन कर देते हैं, बट वो थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लीजिए, नॉट डिफाइन नहीं है। एनी रियल नंबर उसका आंसर लिखना होगा, कोई भी वास्तविक संख्या उसका आंसर लिखना होगा। मैं जिंदा हूं लेकिन। आइए मेरे दोस्तों, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आगे। इंटीग्रल रूट थ्योरम। देखिए यार, इस पे एक सवाल पूछा गया एसएससी ने, इसलिए ये उठाया, अदरवाइज मैं उठाता नहीं था। एसएससी ने इसका एक सवाल पूछ लिया, तो समझ लेते हैं। देखिए यार, इंटीग्रल रूट थ्योरम होती क्या है? इंटीग्रल रूट थ्योरम, अभिन्न मूल प्रमेय। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर एफ एक्स एक पोलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट इंटीग्रल है एंड द लीडिंग कोफिशिएंट इज वन, देन एनी इंटीजर रूट ऑफ एफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म। सवाल में ये कह रहा है कि एफ एक्स एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसके विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स, जिसके सारे जो कोफिशिएंट है इंटीग्रल है एंड द लीडिंग कोफिशिएंट इज वन, देन एनी इंटीजर रूट ऑफ एफ एक्स इज ए फैक्टर। मोटी देसी भाषा में समझाता हूं, उस थ्योरम पे मत जाओ। कहने का मतलब ये है, अगर कोई ऐसी पोलिनोमियल हो, मेरे बच्चों आप ध्यान से सुनना, अगर कोई ऐसी पोलिनोमियल हो, पोलिनोमियल क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी पावर हो सकती है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस टी। यहां पे एक्स वेरिएबल और एबीसीडी मतलब कांस्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे बड़ी पावर है, यानी जो सबसे बड़ी डिग्री है, उसका कोफिशिएंट हर हाल में वन होना चाहिए। उसका कोफिशिएंट वन हो तो जो कांस्टेंट टर्म बची उसके जितने फैक्टर होते हैं, दीज आर कॉल्ड इंटीग्रल रूट ऑफ पोलिनोमियल। ये मेरे प्यारे बच्चों किसी भी पोलिनोमियल के इंटीग्रल रूट कहलाते हैं। जैसे ध्यान देना,
यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, बाकियों का कुछ भी हो, लेकिन जो सबसे बड़ा लीडिंग वो है नंबर, मतलब लीडिंग पावर, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो फिर ये जो -6 लिखा हुआ है, यानी जो इसकी कांस्टेंट टर्म है, इसके फैक्टर देखो कौन कौन से। कांस्टेंट टर्म के फैक्टर करो तो 6 किस किस से भाग होगा, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो ये इसके इंटीग्रल रूट होंगे। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 नहीं है, यहाँ 4 नहीं है, 1 2 3 ये सही है, यहाँ 4 और 5 नहीं है, तो ये गलत है। तो इसके इंटीग्रल रूट जो कहलाएंगे वो मेरे प्यारे बच्चों जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर कहलाएंगे, उसके फैक्टर कहलाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है जी, जो इंटीग्रल टर्म है उसके फैक्टर कहलाएंगे। क्लियर है, बस इतना सा बेसिक, और कुछ नहीं इसमें। अब आता है फैक्टराइजेशन गुणनखंडों पे, कि भाई फैक्टराइजेशन क्या होता है किसी भी पोलिनोमियल का। देखिए थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा ये, क्योंकि कुछ कुछ कहानियां हैं, इसलिए ध्यान देना। फैक्टराइजेशन समझिए क्या है। फैक्टर थ्योरम क्या होती है? फैक्टर थ्योरम ये कहती है देसी भाषा में कि मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 8x प्लस 9y, कुछ भी कर रखा है मेरे दोस्तों, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं कि भाई बताओ x+1 इसका फैक्टर है या नहीं। x+1 इसका फैक्टर है क्या? इसका फैक्टर है या नहीं? x+1 इसका फैक्टर है या नहीं? तो मेरे दोस्तों इन सवालों में काम क्या करना है कि जो आप चाह रहे हो ना कि इसका फैक्टर है या नहीं, तो इसको 0 के इक्वल रख लो, रख दिया, पहला काम। फिर यहां से x की वैल्यू निकाल दो, रख दी, -1। अब x की वैल्यू -1 रखो। अगर -1 रखने पे ये रिजल्ट 0 दे रहा है, ये रिजल्ट 0 दे रहा है, तो हम कह देंगे कि हाँ भाई ये इसका फैक्टर है और ये इसे कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। भाई फैक्टर का मतलब जो इसे कंप्लीटली डिवाइड करे, ये कहलाती फैक्टर थ्योरम। जैसे सवालों पर आता हूं, ये मेरा कोई पोलिनोमियल है। क्या है पोलिनोमियल सर मेरा? f(x) मान लीजिए x² -8x -20, ये मेरा पोलिनोमियल। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इनमें से कौन सा इसका फैक्टर है। तो एक तो तरीका है सर गुना करें हम इन्हें आपस में और सोल्व करें। दूसरा तरीका क्या है, जैसे पहले को चेक कर लो ऑप्शन को x+10, तो भाई x+10 को क्या करो, इक्वल टू 0 रखो, तो x की वैल्यू आई क्या, -10, रख दिया। अब -10 यहां रख के देखो, और देखो क्या 0 आ रहा है, तो -10 का वर्ग 100, -10 को 8 से गुना करेंगे मेरे बच्चे, तो माइनस माइनस प्लस 80, क्योंकि x की वैल्यू -10 रखेंगे तो -+80 और -20। अब सर सेटिंग बैठाएं, तो क्या ये 0 आ रहा है? नहीं आ रहा सर, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। और जब यही नहीं है तो इसको चेक ही नहीं करना। अब लेते हैं दूसरा, कि सर क्या पता ये ऑप्शन गलत है, ये वाला ठीक हो भी, तो x-10 इक्वल टू 0 है, बिल्कुल। तो x की वैल्यू क्या आई सर, 10, रख के चेक करते हैं 10 यहाँ। तो 10 का वर्ग 100, 80 -20, हाँ जी सर। भाई मैंने x-10 को 0 ले लिया, तो x की वैल्यू 10 आ गई, रख के चेक किया तो सेट हो गया, 0 आ गया, 80 20 100 में से हो गया 0। तो ये तो तय हुआ कि x-10 इसका एक फैक्टर है, x-10 इसका एक फैक्टर है, x-10 इसका फैक्टर है। अब मेरे दोस्तों मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा क्या ये भी इसका फैक्टर है या नहीं, x+2। तो भाई देखो x+2 को भी 0 के इक्वल लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आई, -2। अब -2 रख के देखो इसमें, तो मेरे भाई -2 का वर्ग 4, यहाँ -2 रखेंगे तो -2 गुना -8 करेंगे तो क्या आएगा, +16 और -20, तो ये भी 0 आ गया। और अगर 0 आ गया तो इसका मतलब आंख बंद करके कह देंगे कि ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं, यानी x-10 इंटू x+2 इसके फैक्टर है मेरे भाई, आंख बंद करके। ठीक है जी, सोल्व मत करना, सिर्फ समझने की कोशिश करना। हाँ जी, किसी भाई ने कोई लोड आता है, दिक्कत है तो मैनू दसो यार, अभी सिर्फ ऐसे ही समझने की कोशिश करना, करो भाई। अब मुझे चेक करना है यार ये इसके फैक्टर है नहीं। मैं सबसे पहला काम करूंगा, ऑप्शन लेता हूं, पहला ऑप्शन चेक करता हूं, x-8y इक्वल टू 0 है, तो मेरे दोस्तों x की वैल्यू आई 8y। हाँ जी, x की जगह 8y रखेंगे तो 8 का वर्ग 64y² आया सर, बिल्कुल ठीक है। x की जगह y रखें, 8y रखेंगे तो 8y और y कितना हो गया, -8y² और -72y²। क्या 0 बनेगा सर? ये नहीं बन रहा। अगर ये नहीं बन रहा तो इसका फैक्टर नहीं, तो ये तो इसका फैक्टर नहीं है, पहली चीज। अब ऑप्शन बी चेक करके देखेंगे। आप कहेंगे हम सर मल्टीप्लाई करके ना देख लें, मेरे भाई अभी तो मल्टीप्लाई कर लोगे, लेकिन क्योंकि सवाल आसान है, लेकिन धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं सही, तो मान लेते हैं x+8y, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई -8y, रख के देखते हैं सर, तो यह आया 64y², 64y²। x की वैल्यू माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 8y को y से करेंगे तो 8y², -72y²। बताओ 0 बन रहा है? हाँ सर, 64 8 72 में 72 क्या 0 बन रहा है। तो सर ये इतनी बात तो समझ में आई।
कि ये तो 0 बना देगा। अब x माइनस 9y को चेक करना होगा। देखिए अभी इस मेथड को सिखा रहा हूं तो इसी मेथड से सारे सवाल करने की कोशिश करना। अब x माइनस 9y चेक करते हैं। तो x की वैल्यू क्या है 9y, तो 9y रखेंगे मेरे भाई, तो 9 का वर्ग हुआ 81y²। अब यह 9 रखेंगे यहाँ, तो भैया ये आएगा 9y² और माइनस 72y²। तो मेरे भाई 72 और 9 81 में 81 का 0, तो इसका मतलब तय हुआ कि ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। बहुत सारे बच्चे कहें सर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके दिख तो जा रहा है, लेकिन अभी मत देखो, अभी मत देखो वैसे, अभी जो फैक्टर सिखाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर फोकस करिए। हाँ है ना, ये मेरे दोस्तों आपने कर लेना है खुद से, ऐसे ही चेक करके। हाँ जी, ये आपका काम है चेक करने का। बताओ जी। देखिए मेरे दोस्तों, यहां क्या करो, दो फैक्टर है, पहले तो एफ एक्स रख लेता हूं मैं, लिख के समझाता हूं। तो एफ एक्स जो है वो एक्स की पावर 29 माइनस एक्स की पावर 26 माइनस एक्स की पावर 23 प्लस 1। मुझे चेक करना है इनमें से कौन सा फैक्टर है। तो एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लो, तो x की वैल्यू 1 आई। तो x की वैल्यू 1 रखने पे ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, तो 0 आ गया। हाँ जी, तो ये तो तय है कि x माइनस 1 फैक्टर होगा। तो ये x माइनस 1 तो फैक्टर होगा। ये गलत है क्योंकि वो कह रहा है कि x प्लस 1 है बट x माइनस 1 नहीं ना, ये गलत है क्योंकि x माइनस 1 तो फैक्टर होगा। ये कह रहा है दोनों ही होंगे, चलो ये भी देख ले। ये कह रहा है ना x माइनस 1 होगा ना ये x प्लस 1, ये भी गलत है क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है। तो यहां से ये समझ में आया कि बी और डी ऑप्शन गलत है। अब सर एक और रह गया x प्लस 1, इसको चेक कर लो। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लो बेटा, तो x की वैल्यू -1। अब इसे चेक करते हैं, रखते हैं सर x की वैल्यू -1। तो ये -1 की पावर 29 -1, -1 की पावर 26 +1, -1 की पावर 23 -1, माइनस माइनस +1 +1। इससे ही गया, इससे ही गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब ये तय हुआ कि सर x माइनस 1 भी फैक्टर है और x प्लस 1 भी फैक्टर है, तो ऑप्शन सी सही है, ये गलत है क्योंकि यहां कहता है ये नहीं है ना, ये भी है, ये भी है। तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों एब्सोल्युटली करेक्ट है। मेरे दोस्तों सेम ही ये सवाल है, कह रहा भाई ये बताओ ऑप्शन में से कौन सा इसका फैक्टर है। तो करना क्या है, सभी को 0 के इक्वल रखो। जैसे x माइनस 1 0, तो x की वैल्यू 1 आई, यहां रख के देखो 1 आया, ये -6 आया, ये +11 आया, ये -6 आया। तो 6 6 12, 11 और 1 12, ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है। यानी ऐसे सवालों में आपने कुछ नहीं करना, ऑप्शन से वैल्यू लेनी है, 0 के इक्वल रखे, वहां से x y z जो भी वेरिएबल उसकी वैल्यू निकाल के रखनी, यहां पुट करनी और फिर देखना ये सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा, इस सवाल पे आइए। यहां सवाल में खुद ही कह रहा है कि इसका फैक्टर है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है। कहता है ये कोई पोलिनोमियल है एफ एक्स, इसका मतलब है एक्स क्यूब माइनस के। सवाल में कह रहा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, पूछ नहीं रहा होगा या नहीं, कह रहा है ऐसा कह रहा है। तो भाई x माइनस 1 को इक्वल टू 0 लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्तों 1। और अगर x की वैल्यू 1 है तो यहां रख देते हैं, और चूंकि फैक्टर दिया हुआ है कि है तो इक्वल टू 0 होगा। अब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 माइनस के, तो मेरे दोस्तों के उधर जाएगा तो k की वैल्यू आएगी 1, और यही आपसे पूछा, तो आंसर आया 1। अच्छा, सॉरी 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 भाई, इस सवाल में मैंने गलत जवाब दे दिया आपको। इसमें ये पूछ रहा कौन सा फैक्टर नहीं है, माफी चाहता हूं, कौन सा फैक्टर नहीं है। तो इस सवाल में कौन सा फैक्टर नहीं पूछा है, तो आपको सारे चेक करने पड़ेंगे, वो देखना है जो नहीं है। ठीक है, तो ये आपको सारे ही चेक करना है। ये फैक्टर बन रहा था, ऐसे ही सारे चेक रख के देखो कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से नहीं। सिंपल बात, नो बकवास। क्लियर है मेरे दोस्तों। अब यहां प्योर सीडीएस ओरिएंटेड एक क्वेश्चन ले रहा हूं, पूछ रहा है कि बताइए इसका इनमें से कौन सा गुणनखंड है, कौन सा नहीं, बताइए। आइए मेरे दोस्तों, देखिए कैसे किया जाए। दोस्तों सवाल में ध्यान देना, एक्स स्क्र है, -1 है, -2a है और -a²। अगर आपको उचित लगे तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले देता हूं, आप कहें ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
तो सर ये जो बना, ये बना एक्स स्क्र माइनस, ये क्या कहानी है सर, ये है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, तो ये है सर a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, यानी इतना बेसिक सा टर्म तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आपको डिटेल में करना हो तब आप यहां से फैक्टर डायरेक्टली लिख देंगे। सर ए स्क्र माइनस बी स्क्र का क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी करोगे तो एक्स माइनस करोगे माइनस ए माइनस 1, और ए स्क्र माइनस बी स्क्र का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक्स प्लस ए प्लस 1। तो ये इसके मेरे प्यारे बच्चों दो फैक्टर होंगे। एक तो तरीका है डिटेल करने का, एक तो तरीका मेरे दोस्तों डिटेल करने का। अब ये कौन सा ऑप्शन दे रहा है, एक्स माइनस ए माइनस 1 और एक्स प्लस ए, ये रहा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। दूसरा, अगर सर आप इसे डिटेल नहीं करना चाहते और आप वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों आपको बेसिक काम तो यहां तक कर लाने ही पड़ेंगे, यहां तक सवाल को टेकना पड़ेगा लाके। अब क्या करना पड़ेगा, यहां पे आ जाइए। वैसे भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मुझे लगता है कि पकड़ जाएंगे आप जल्दी से, क्या कि भाई एक्स की क्या वैल्यू रखी जाए, भाई फैक्टर का मतलब एक्स की क्या वैल्यू रखी जाए, एक्स की क्या वैल्यू रखी जाए, ध्यान देना कि ये जीरो बन जाए। तो आप कहेंगे माइनस का साइन है ही सर, एक्स की वैल्यू अगर ए प्लस 1 रख दें तो जीरो बन जाएगा, एक्स की वैल्यू ए प्लस 1 रख दें तो जीरो बन जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर, भाई फैक्टर का मतलब, रूट का मतलब, सॉल्यूशन का मतलब, जीरो का मतलब यही तो रहता है कि भाई एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू जो रखते ही जीरो बना दे। तो आप कहेंगे सर अगर हम एक्स की जगह ए प्लस 1 रख दें, यानी एक्स इक्वल टू ए प्लस 1 रख दें, तो ये जीरो बन जाएगा। तो एक्स यहां लाइए माइनस ए माइनस 1, इसका मतलब एक फैक्टर इसका एक्स माइनस ए माइनस 1 होगा। तो एक्स माइनस ए माइनस 1 यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो एक तो तरीका ये गलत हो गया है ना। अब मुझे इन दोनों को भी चेक करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? दोनों तरीके हैं मेरे दोस्तों आपके पास सवाल सोल्व करने के। आप डिटेल भी कर सकते हैं या इस तरीके से वैल्यू एज्यूम भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसे खत्म करा देंगे। थैंक यू मेरे बच्चों, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, धन्यवाद।